चलिए भाई, तो हम लोग कहीं तो चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चलिए, बड़ी अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। आए कि नहीं? पहली क्लास है। चलो, तो हम लोग जिन बच्चों की पहली क्लास है, मैं बता दूं, हम लोग श्वसन एवं गैसों का विनिमय पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग गैसों के स्थानांतरण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के स्थानांतरण की बात हो रही थी। पहले हमने ऑक्सीजन के स्थानांतरण को देखा और फिर हमने CO2 के स्थानांतरण को देखा था। और हमने ऑक्सीजन के स्थानांतरण में हमने बोला कि भाई 3% स्थानांतरण प्लाज्मा से होता है और 97% आरबीसी से होता है। ठीक है, आरबीसी से होता है। और जो 97% है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में होता है। हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और उसमें फिर हमने ये भी देखा था कि हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले जाता है, तो रक्त कितना ऑक्सीजन ले जाता है, ये सब हमने सूचनाएं देखी थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ के नहीं आए होंगे, है ना? आए हैं? कौन कौन पढ़ के आया है? चलो खड़े हो जाओ। 500 ml रक्त कितने ml ऑक्सीजन का संवहन करेगा? हाँ। बस कितना? 500 ml रक्त कितने ml ऑक्सीजन का संवहन करेगा? हाँ, सुनाई नहीं दिया। 100 ml ऑक्सीजन का संवहन करेगा। ठीक है, बात सही है? सही है। चलो, अब फिर हमने बोला कि CO2 का स्थानांतरण, तो CO2 का स्थानांतरण दो तरीके से होता है। प्लाज्मा से कितना प्रतिशत? 7%। और होता है आरबीसी से कितना प्रतिशत? 93%। और आरबीसी के अंदर जो स्थानांतरण है वो दो तरीके से होता है। एक कौन सा है? एक है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के रूप में। जब हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो बनता है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के रूप में कितने प्रतिशत? 20 से 25%। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन होता है बाइकार्बोनेट में। कितना प्रतिशत? 70%। और ये महत्वपूर्ण है क्या? CO2 का बाइकार्बोनेट में परिवर्तन, जिसको हमने बोला था, इसको एक विशेष नाम दिया जाता है क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैम्बर्गर फिनोमिना। यही लिखा था? नहीं लिखा था? तो लिखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट में परिवर्तन एक विशेष क्रिया द्वारा होता है। एक विशेष क्रिया द्वारा होता है
जिसे क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म एक विशेष क्रिया द्वारा होता है, जिसे क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। जिसे क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। अच्छा, अब एक बात आती है, अगला पॉइंट लिखो। हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान है, ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान 2 स्थानों पर होता है। कितने स्थानों पर? 2। एक फेफड़े के अंदर और दूसरा अंगों और ऊतकों के बीच में। तो ये पॉइंट बना के लिखो कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान 2 स्थानों पर पाया जाता है। हमारे शरीर पर गैसों का आदान प्रदान 2 स्थानों पर पाया जाता है। नंबर 1 लिखो, फेफड़े के अंदर। नंबर 1 लिखो, फेफड़े के अंदर, कूपिका और रक्त के बीच। फेफड़े के अंदर, कूपिका और रक्त के बीच। कूपिका और रक्त के बीच। और दूसरा लिखो, अंगों और ऊतकों में, अंगों और ऊतकों में, अंगों और ऊतकों में रक्त और कोशिकाओं के बीच। अंगों और ऊतकों में रक्त और कोशिकाओं के बीच। अंगों और ऊतकों में रक्त और कोशिकाओं के बीच। किसके किसके बीच? रक्त और कोशिकाओं के बीच। अब देखो यहां पर इस डायग्राम में देखेंगे तो 2 स्थान हैं जहां पर क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज, यानी गैसों का आदान प्रदान। कैसे हो रहा है भाई? यहां देखिए, वायुमंडल से हवा आएगी, वायु क्या आएगी? वायु। और वायु में क्या ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चलाएगा किसमें? रक्त में। और रक्त से क्या बाहर निकलेगा? CO2। और CO2 चला जाएगा बाहर, अधिक सांद्रता। तो जो रक्त आएगा वो कौन सा रक्त होगा? अनॉक्सीकृत। और जो रक्त यहां से जाएगा वो रक्त कैसा होगा? ऑक्सीकृत। रक्त कैसा होगा? ऑक्सीकृत। और वो रक्त जाएगा अंगों और ऊतकों तक, तो वहां से ऑक्सीजन निकल के जाएगा कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से CO2 निकल के जाएगा रक्त में। तो ये ऑक्सीकृत रक्त वापस किस में बदल जाएगा? अनॉक्सीकृत में। तो ये 2 स्थान है जहां पर क्या होता है? जहां पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। अब इस स्थान की बात करें तो यहां पर CO2 बदलता है किसमें? बाइकार्बोनेट में। CO2 किसमें बदलता है? बाइकार्बोनेट में, यहां पर। और इस स्थान पर बाइकार्बोनेट वापस बदल जाता है किसमें? CO2। सॉरी, यहां पर उल्टा उल्टा उल्टा, जस्ट एक मिनट। CO2 निकलेगा यहां से ना, तो CO2 यहां बदलता है किसमें? बाइकार्बोनेट में। और यहां पर बाइकार्बोनेट बदलता है किसमें? CO2 में। तभी वो CO2 कहां जाएगा? बाहर। तो 2 स्थान पर ये परिवर्तन हो रहे हैं। एक जगह पर बाइकार्बोनेट CO2 में बदल रहा है, एक जगह पर CO2 बाइकार्बोनेट। आई बात समझ में? अब ये कैसे परिवर्तन हो रहा है इसी को हमें समझना है। तो ये डायग्राम बना लीजिए और फिर लिखिए।
बन गया। अब हेडिंग डालिए क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर। बर्गर जानते हो ना, बर्गर खाया है ना। बर्गर में ऊपर क्या होता है? ब्रेड होता है। नीचे क्या होता है? ब्रेड होता है। बीच में क्या होता है? जो भी भरा हो। तो ऐसा है ना कि दो ब्रेड ऊपर से और बीच में कुछ, या तो वो आलू की टिकिया होती है, या तो चीज होता है, या तो सब्जियां होती है, जो भी होता है ना। हाँ, तो उसी से ये कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गैसों का आदान प्रदान कितने स्थान पर हो रहा है? 2 स्थान पर। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये साफ बता दो बेटा, एनसीईआरटी के बाहर का है, तो इस पे लोड नहीं लेना है। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 2 बातें हमें जाननी रहेंगी जो महत्वपूर्ण है, जो पूरा प्रोसेस बताने के बाद में बताऊंगा। दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये एनसीईआरटी के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला 2 स्थानों पर गैसों का आदान प्रदान होता है, एक अंगों और ऊतकों में और दूसरा फेफड़ों में। पहले हम बात करेंगे किसकी? अंगों और ऊतकों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंगों और ऊतकों की। तो अगर हम अंगों की बात करें, फेफड़े को छोड़कर किसी भी अंग की बात करें, तो वहां पे ऑक्सीजन लेकर कौन पहुंचता है? आरबीसी। ऑक्सीजन लेकर कौन पहुंचता है? आरबीसी। और अंगों में पाई जाती हैं कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। और आरबीसी रक्त में होता है, और रक्त और यानी आरबीसी और कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। अब ये आरबीसी है जो ऑक्सीजन लेकर पहुंचा है। आरबीसी है जो क्या लेकर पहुंचा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस रूप में लेकर पहुंचता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई आरबीसी के अंदर क्या है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसने क्या यहां से क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन अलग कर दिया और हेमोग्लोबिन अलग कर दिया। क्या कर दिया इसने? ऑक्सीजन अलग और हेमोग्लोबिन अलग। ऑक्सीजन यहां से निकल के आया कहां? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा से गया कहां? कोशिकाओं में। आई बात समझ में? यही वो 3% ऑक्सीजन है जो हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मा में होता है कितना प्रतिशत? तो यानी जो यहां से निकला वो प्लाज्मा से होते हुए कहां चला गया? कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं से क्या निकलेगा बच्चों? CO2 निकलेगा। कहां आएगा? प्लाज्मा में। प्लाज्मा से कहां जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी में पहुंचा CO2। यहां तक कोई दिक्कत? ऑक्सीजन गया और CO2 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये CO2 2 समूह में बढ़ जाएगा। कितने समूह में? एक समूह जो होगा CO2 का वो किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? हेमोग्लोबिन के साथ, और बनाएगा
कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये कितना परसेंट CO2 ऐसा काम करेगा? लगभग जो 20 से 25% बता रहा था। जो बाकी बचा हुआ CO2 है वो क्या करेगा? ध्यान से सुनो। आरबीसी के अंदर पाया जाता है क्या पाया जाता है? वाटर, कुछ मात्रा में। तो उस पानी के साथ जुड़ेगा कौन? CO2। अब पानी के साथ ऐसे जुड़ेगा, पानी के साथ जुड़ेगा, और जुड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए बड़ा महत्वपूर्ण, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से CO2 और वाटर जुड़ जाएंगे और बनेगा H2CO3। H2CO3 माने कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। और बनने के बाद ये टूट जाएगा, बनने के बाद ये टूट जाएगा। टूट जाएगा किसमें? HCO3 माइनस और H+ आयन। H+ आयन जाके किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बामीनो हेमोग्लोबिन के साथ। और ये जो HCO3 माइनस है ये बाइकार्बोनेट है। इसके बनने की वजह से इसमें से कुछ बाइकार्बोनेट, ये क्या है? बाइकार्बोनेट। कुछ बाइकार्बोनेट निकल के कहाँ आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? प्लाज्मा में। क्या आ जाएगा? बाइकार्बोनेट। और इसके प्लाज्मा में आने की वजह से आरबीसी का पीएच परिवर्तित होगा। तो उसके बदले में, किसके बदले में? बाइकार्बोनेट के बदले में प्लाज्मा में से क्लोराइड आयन की कुछ मात्रा कहाँ चली जाएगी? आरबीसी के अंदर। तो बाइकार्बोनेट बना और बनने के बाद उसकी कुछ मात्रा कहाँ आ गई? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में से क्लोराइड आयन की कुछ मात्रा चली गई आरबीसी में। अब आपसे जो चीजें पूछी जाएंगी वो दो बातें पूछी जाएंगी, ठीक है, एनसीईआरटी या इधर उधर के टॉपिक से मिलाकर। पहली बात कि कार्बोनिक एसिड का निर्माण और विखंडन ये दोनों ही किसकी मदद से होता है? एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये कार्बोनिक एसिड को बनाने में भी मदद करता है और उसको तोड़ने में भी मदद करता है। आई बात सुनिए, पहली बात ये पूछे जाए। दूसरी बात कि कितना प्रतिशत इसमें जाएगा? तो 70% CO2 बाइकार्बोनेट में परिवर्तित होगा। उसकी कुछ मात्रा निकल के कहाँ आएगी? प्लाज्मा में। उसके बदले में क्लोराइड आयन की कुछ मात्रा कहाँ जाएगी? आरबीसी के अंदर। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। ये भी आधी क्रिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? ऑक्सीकृत रक्त किसमें बदल गया है? अनॉक्सीकृत में। ऑक्सीकृत रक्त किसमें बदल गया है? अनॉक्सीकृत। अब यही अनॉक्सीकृत रक्त पहुंचेगा फेफड़ों में। कहां पहुंचेगा? फेफड़ों में। तो फेफड़ों में क्या होगा? इधर ध्यान से देखिए, ये तो अंगों की बात हो गई। अब हम इसी के आगे वाला स्टेप, ये पहला भाग है, इसका भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में क्या हो गया? भाग 2 में यही आरबीसी अनॉक्सीकृत रक्त बनकर कहां पहुंचा है? फेफड़ों में। और वहां किसके पास? कूपिका। किसके पास? कूपिका। कूपिका बोले तो एल्वियोलाई। कूपिका बोले तो एल्वियोलाई। अब यहां पर देखो तो क्या क्या है हमारे पास। इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा। यहां पर क्या बना हुआ है? कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? H+ आयन। क्या जुड़ा है? H+ आयन। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। अब सुनिए क्या होता है भाई, यहां पर ध्यान से। यहां पर सबसे पहले क्लोराइड आयन बाहर जाता है। कौन बाहर जाता है? क्लोराइड आयन। और उसके बदले में कौन अंदर जाएगा? बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा। ये देखो बाइकार्बोनेट अंदर गया। अब बाइकार्बोनेट और H+ आयन ये दोनों मिलेंगे और बनेगा
कार्बोनिक एसिड किसकी उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और बनने के बाद ये पुनः टूट जाएंगे किस रूप में, H2O और CO2 किसकी उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये CO2 निकल के आएगा कहाँ, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से जाएगा कोशिका में। कितना परसेंट होगा, यहां लिखेंगे कितना परसेंट होगा, 70%। अब इससे निकलने के बाद कार्बामिनो हेमोग्लोबिन की बात है, यहां से क्या अलग होगा, CO2 निकलेगा, प्लाज्मा में जाएगा, प्लाज्मा से कोशिका में, यहां से क्या आएगा, ऑक्सीजन आया, इधर से मिला कौन, हेमोग्लोबिन मिलेगा, और हेमोग्लोबिन और ये मिलकर क्या बना लेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बना लेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये वही क्या है, 3% ऑक्सीजन, ये CO2 हो गया 23%, ये हो गया 70%, और जो है ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 7%। यहां पे क्या हो रहा है, अनऑक्सीकृत रक्त ऑक्सीकृत में बदल रहा है, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत रक्त अनऑक्सीकृत में बदल रहा है। आपसे पूछा क्या जाएगा, 3 बातें आपसे पूछी जाएंगी, 3 बातें। कौन सी 3 बातें, पहली बात ये कि कब क्लोराइड अंदर जाता है और कब क्लोराइड बाहर जाता है। दूसरी बात ये, कब बाइकार्बोनेट बाहर जाता है और कब बाइकार्बोनेट अंदर जाता है। और तीसरी बात ये, किस एंजाइम की उपस्थिति में क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म होता है, और नाम है उसका कार्बोनिक एनहाइड्रेस। याद रहेगा। तो अगर बना लीजिए पहले तो, नीचे ऊपर लिख लेना आउट ऑफ एनसीईआरटी, ताकि भाई गलती से पढ़ ना लो। वैसे तो गलती से पढ़ोगे ये बात बहुत कम है, लेकिन गलती से इसको पढ़ ना लो, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए। समझ में नहीं आ रहा हो तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। और मुझे मालूम है, बस मैंने इसलिए बताया कि कल के दिन कोई इस पे क्वेश्चन लेके मेरे पास ना आए। वैसे आ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि आ जाओगे सर क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म क्या होता है, फिर हम पूरा यही बताएं, उससे अच्छा है ऊपर लिख लो आउट ऑफ एनसीईआरटी। यानी इसे पढ़ना नहीं है, केवल 3 बातों को ध्यान में रखना है। कौन सी 3 बातें हैं वो मैं अभी लिखवाऊंगा।
कहाँ बना, दिखाओ इसमें। पिछले साल बनाए नहीं, इस साल बनाओ, बनाओ उसको। देखो भाई, जो डायग्राम नहीं बनाएगा वो डायग्राम दोबारा बनाएगा क्लास में, लेकिन अगले साल। इसलिए ऐसी गलती ना करें। हीरोगिरी, पिछले साल भी फोटो लिए थे ना? पिछले साल भी फोटो लिए थे, बना नहीं पाए। सर आपने बोला सर आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है। बोला तो हमने बहुत कुछ पढ़ने के लिए था, एनसीईआरटी के अंदर का कौन सा पढ़ लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, गैसों के स्थानांतरण को, हेडिंग डालिए, गैसों के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले घटक। 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 ठीक है, कौन कौन से घटक है भाई जो गैसों को प्रभावित करते हैं? तो बात आती है कि 5 ऐसे घटक हैं जो गैसों के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। कितने घटक? 5, और 5 ही हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और जिनको हमें याद रखना है। तो लिखो, ऐसे 5 घटक पाए जाते हैं, ऐसे 5 घटक पाए जाते हैं
ऐसे 5 घटक पाए जाते हैं। नंबर एक श्वसन परत की मोटाई। नंबर एक श्वसन परत की मोटाई। इसकी मोटाई बेटा श्वसन परत की मोटाई। नंबर दो गैसों की घुलनशीलता। श्वसन परत की मोटाई नंबर एक। नंबर दो गैसों की घुलनशीलता। नंबर तीन श्वसन परत का क्षेत्रफल। श्वसन परत का क्षेत्रफल। नंबर चार आंशिक दाब। नंबर चार आंशिक दाब। और नंबर पांच तापमान तथा पीएच। और क्या लिखा है? यही लिखा है ना। तो क्या क्या हो गया? एक है श्वसन परत की मोटाई, दूसरा गैसों की घुलनशीलता, तीसरा श्वसन परत का क्षेत्रफल, चौथा श्वसन परत का आंशिक यानी गैसों का आंशिक दाब, और पांचवा तापमान तथा पीएच। यही है ना 5? क्या लिखा है तुमने? पहले घटक की बात करें। पहला क्या है? श्वसन परत की मोटाई। अब भाई हमें मालूम है कि श्वसन परत जो है वो 3 परतों से मिलकर बनती है। याद करो, बनती है कि नहीं? किसको किसको याद है? 3 परतें कौन कौन सी हैं? वाह शाबाश। हाँ, एक है कूपिका की उपकला, दूसरा है रक्त केशिका की उपकला, और इन दोनों के बीच में आधारीय परत। यही 3 परतें पड़ी थी ना कूपिका की संरचना में। तो सर वो तो पिछले जन्म की बात है, भूली बिसरी बात, रात गई बात गई, है ना। लिखो श्वसन परत 3 परतों से मिलकर बनी होती है। श्वसन परत 3 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर एक कूपिका की उपकला 3 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर एक कूपिका की उपकला। नंबर दो रक्त केशिका की उपकला। नंबर दो रक्त केशिका की उपकला। रक्त केशिका की उपकला। और नंबर 3 इन दोनों के बीच उपस्थित आधारीय परत। नंबर 3 लिखो, इन दोनों के बीच उपस्थित आधारीय परत। इन दोनों के बीच उपस्थित आधारीय परत। इन दोनों के बीच उपस्थित आधारीय परत। अच्छा, ये तीनों परतें मिलकर इनकी जो मोटाई बनती है वो कितना है? 0.5 मिलीमीटर के आसपास। तो लिख लो इन तीनों को मिलाकर श्वसन परत की मोटाई, इन तीनों को मिलाकर श्वसन परत की मोटाई 0.5 मिलीमीटर। श्वसन परत की मोटाई 0.5 मिलीमीटर के आसपास, 0.5 मिलीमीटर के आसपास पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। परत जितनी पतली होगी श्वसन उतना ज्यादा होगा, परत जितनी मोटी होगी श्वसन उतना कम होगा। क्यों? जितनी परत पतली होगी सरल विसरण उतना आसान होगा। तो लिखो परत के पतला होने से सरल विसरण क्रिया, परत के पतला होने से सरल विसरण
क्रिया आसानी से संपन्न होती है, आसानी से संपन्न होती है, आसानी से संपन्न होती है। ये हो गया किसका? नंबर 1 हो गया। अब आते हैं नंबर 2। अब आते हैं किस पे? नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है? गैसों की घुलनशीलता। अब महत्वपूर्ण बात लिखना जरा कि रक्त तथा हेमोग्लोबिन के साथ, रक्त तथा हेमोग्लोबिन के साथ गैसों की घुलनशीलता, रक्त तथा हेमोग्लोबिन के साथ गैसों की घुलनशीलता अलग अलग पाई जाती है। गैसों की घुलनशीलता अलग अलग पाई जाती है। बोर्ड पे ध्यान दें 2 मिनट के लिए। ये मान लीजिए हेमोग्लोबिन है। क्या है? हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ यदि जुड़ता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और हमें मालूम है ये CO2 के साथ भी जुड़ सकता है, और CO2 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। लेकिन इतना ही नहीं, इसकी जो जुड़ने की क्षमता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी पाई जाती है, और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए तो बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब ध्यान से सुनना, तीनों गैसों के साथ इसकी जुड़ने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि तीनों गैसों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। इन तीनों में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन है? नहीं बेटा, ये है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उससे कम घुलनशील कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे कम घुलनशील, तो घुलनशीलता का यदि हम स्तर देखें तो ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशीलता किसकी होती है? 20 से 25 गुना ज्यादा किसकी होती है? और कार्बन मोनोऑक्साइड से यदि हम बात करें तो इससे 10 गुना ज्यादा किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड की घुलनशीलता कितनी ज्यादा? 10 गुना। तो अगर इनकी तुलना करोगे तो कितना आएगा? लगभग 250 गुना ज्यादा। अब मान लो हेमोग्लोबिन एक कुर्सी है। क्या है? कुर्सी। और उस कुर्सी पे ऑक्सीजन भी बैठ सकता है, CO2 भी बैठ सकता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बैठ सकता है। अगर बैठ गया उस पे ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अगर CO2 तो कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, और यदि CO बैठेगा तो बनेगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। बात यह है कि अगर एक कार्बन मोनोऑक्साइड उस कुर्सी पे बैठ गया है तो उसको हटाने के लिए कितने CO2 की जरूरत पड़ेगी? 10। एक अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कुर्सी पे बैठ गया है उसको हटाने के लिए 10 CO2 चाहिए, और अगर एक कार्बन मोनोऑक्साइड कुर्सी पे बैठा है तो उसको हटाने के लिए 250 ऑक्सीजन चाहिए। कितने चाहिए? 250। तो क्या ऑक्सीजन जो है CO को आसानी से हटा लेगा? और हटाएगा नहीं तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ये जो लोग सुलग दंडिका सुलगाते हैं, सुने हो ना? सुलग दंडिका, जो लोग ऐसे ऐसे फूक फूक करते हैं, तो वो सुलग दंडिका में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गया फेफड़ों में, फेफड़ों से रक्त में जुड़ गया किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। तो अगर हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो आपके शरीर का ऑक्सीजन संवहन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए सिगरेट पीने वाले लोगों को देखोगे ना, सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। क्यों? ऑक्सीजन ही कम ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरा, ऐसा दुबला टाइप का दिखते हैं, बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ जाती हैं, पूरा ऐसा वाइब्रेट करते हैं,
तुम लोगों में से तो कोई नहीं लेता इधर? अच्छा, हाँ, नहीं, आजकल समानता का अधिकार हर जगह है, तो इसलिए ऐसी बात ऐसा नहीं कि अब एक ही तरफ पूछा जाए। कई बार ऐसे लोग पकड़ा जाते हो रोड पे, है ना, आशीष सर पकड़ लेते हैं, पता चला कि कहीं क्वारंटाइन में तुम बैठे हो, बड़ा स्ट्रेस है यार, नीट का बड़ा स्ट्रेस है यार, स्ट्रेस नहीं कम हो रहा है यार, एक माइल देना। है ना, और वहीं आशीष सर निकल जा रहा है, छोटा माइल्ड माइल्ड स्ट्रेस होगा लग रहा है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी, देखो भाई, सिगरेट जो लोग पीते हो, सीधी सी बात, तो मैं तुमको बहुत डेप्थ लेवल पे जाके बता दिया कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। हाँ, अच्छा, सिगरेट का नुकसान केवल सिगरेट से नहीं होता, आजकल एक वो आया है और एक ऐसा आया है, इसे पेन जैसा आया, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, एक वो पेन जैसा आता है, चार्ज होता है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, पता नहीं, हाँ, हमारी अभी डिक्शनरी में शामिल नहीं हुआ होगा। बॉयज क्या बोलते हैं, हुक्का, पेन हुक्का। अच्छा, भाई तुम लोग उतने बिगड़े नहीं हो, अभी शरीफ टाइप के हो। हाँ, पुराने लोग कुछ बताना चाहेंगे, क्या बोलते हैं इसको? हमको तो पता ही है, हम तो तुम्हारा सामान्य ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, उन्हें नहीं, तुम्हें ज्यादा पता होगा बेटा, हमको मालूम है, बच्चे हो तुम, जिस हॉस्टल में रहते थे, अभी रहते हो ना वहीं पे, बस उससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हाँ, तनाव है ना, स्ट्रेस, वो तो भी नया नया है, उसको भी स्ट्रेस में आने में 2-3 महीना लगेगा, है ना, वो अभी स्ट्रेस में नहीं है, जो पुराने हैं वो थोड़े से स्ट्रेस में आए, बहुत स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस। चलो भाई, बनाओ इसको। देखो, स्ट्रेस में आओ तो लस्सी पियो, छाछ पियो, दूध पियो, है ना, और कोल्ड ड्रिंक पियो, जूस पियो, समोसे खाओ, कोई बुराई थोड़ी है। मैं स्ट्रेस में जब आता हूँ, मैं ज्यादा खाना खाता हूँ, है ना। अब पहले मुझे नहीं होता था, अब मुझे स्ट्रेस होने लगा है कुछ चीजों को लेकर, तो अब मैं ज्यादा खाना खाता हूँ जब स्ट्रेस में होता हूँ, ठीक है। कितना बढ़िया स्ट्रेस हटाने का आसान तरीका, समोसे खाओ, और क्या खाते हैं, दिमाग मत खाना बस। नहीं, उसको बोलते क्या, हमें वो शब्द भूलना, वो जो पेन जैसा आता है, वो चार्ज होता है, और क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ, उसको बोलते हैं, मान लो मैं खरीदने भी जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, हाँ, क्या बोलते हैं, नहीं, ये नहीं बोलते, मैंने कहीं सुना है लेकिन ये तो नहीं सुना है, ये नहीं बोलते। चलो भाई, हो गया। लिखिए, ऑक्सीजन की तुलना में
पॉइंट बना के लिखिए। ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की घुलनशीलता 20 से 25 गुना अधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की घुलनशीलता 20 से 25 गुना अधिक पाई जाती है। CO2 की घुलनशीलता 20 से 25 गुना अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन से लगभग 200 से 250 गुना। कार्बन मोनोऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन से लगभग 200 से 250 गुना अधिक होती है। 200 से 250 गुना अधिक होती है। और अगला पॉइंट, हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। यह एक विषैला यौगिक है जो शरीर में ऑक्सीजन के संवहन को रोक देता है। तथा इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब यहां पर बात आ गई कि इसी की वजह से निर्देशित किया गया है, ध्यान से सुनो, सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी घर में ठंड के मौसम में जो लोग अंगीठी वगैरह जलाते हैं ना, तो कोयले या किसी भी चीज की अंगीठी जला के घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, या अगर रखिए तो उसमें जो है वेंटिलेशन जो है यानी रोशनदान वगैरह हो जिससे गैस वगैरह बाहर निकले। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि ठंड के मौसम में लोग बचने के लिए कोयले की अंगीठी वगैरह जलाकर पूरे रूम को गर्म रखा तो पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकला और वो लोग सोते सोते सो गए, उठे ही नहीं, क्योंकि इसका असर है ना, लोगों को घुटन होती है और लोगों को महसूस भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, लोगों को घुटन होती है और उन्हें महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर शरीर में कम हो गया है और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है, और इस कारण लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो लिख लो, इसलिए निर्देशित किया गया है कि ठंड के मौसम में घरों के अंदर कोयले या अन्य किसी प्रकार की अंगीठी जलाकर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई किसको लेकर, घुलनशीलता को लेकर। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा क्या था, क्षेत्रफल। लिखो, श्वसन परत का क्षेत्रफल। संडे के टेस्ट में यही चैप्टर आएगा, कौन सा, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। ठीक है, संडे को टेस्ट है, यही चैप्टर आएगा, तैयारी बना लीजिएगा। तो लिखिएगा कि श्वसन परत का क्षेत्रफल। अब बात है, हमें मालूम है कूपिकाओं की वजह से हमारा जो फेफड़ा है वो स्पॉन्जी होता है
और खोखली कूपिकाओं की वजह से फेफड़े का क्षेत्रफल अधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 80 से 100 मीटर स्क्वायर। यही बात लिखनी है। तो लिख लो कूपिकाओं की उपस्थिति के कारण, कूपिकाओं की उपस्थिति के कारण, कूपिकाओं की उपस्थिति के कारण श्वसन परत का कूपिकाओं की उपस्थिति के कारण फेफड़े स्पॉन्जी होते हैं तथा फेफड़े स्पॉन्जी होते हैं तथा उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़े स्पॉन्जी होते हैं तथा उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़े स्पॉन्जी होते हैं तथा उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जो लगभग 80 से 100 मीटर स्क्वायर, जो लगभग 80 से 100 मीटर स्क्वायर पाया जाता है। 80 से 100 मीटर स्क्वायर पाया जाता है। ठीक है, तीसरा घटक हो गया। अब बात करेंगे चौथे घटक की। चौथा घटक क्या है? आंशिक दाब। चौथे घटक की बात करेंगे। चौथा घटक है आंशिक दाब। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों ये, और थोड़ा सा इसका जो विवरण है वो थोड़ा लंबा भी है ना। ठीक है, विवरण थोड़ा लंबा भी है और घटक महत्वपूर्ण भी है। नाम है इसका आंशिक दाब। इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अच्छा, इसको समझने से पहले मुझे एक बात बताइए, कितने लोग वायुमंडलीय दाब नाम से परिचित हैं? वायुमंडलीय दाब कितने लोग परिचित हैं? चलो खड़े हो जरा, खड़े हो, बताओ जरा वायुमंडलीय दाब क्या होता है? परिभाषा बताओ इस, जो वायुमंडल में उपस्थित होता है। हाँ भाई, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? इधर चलो बैठो ध्यान से। मान लो हम पृथ्वी पे खड़े हैं, जो कि खड़े हैं, खड़े तो हैं, तुम लोग बैठे हो, हम खड़े। मान लो ये हमारा पृथ्वी की सतह है और ये हमारा वायुमंडल है, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर वो भाग जहां पर गैसों का सम्मिक्सचर पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या? वायुमंडल। और हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है। तो क्या हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर, यहां तक पूरे ऊंचाई में, पूरे ऊपर तक, क्या कुछ गैसें उपस्थित होंगी? होंगी कि नहीं? एकदम होंगी। तो जो ये गैसें उपस्थित होंगी, क्या इन गैसों का कुछ भार होगा? होगा। तो हम जहां खड़े हैं और हमारे ऊपर जो गैसें हैं, उन गैसों का जो भार होता है उसी को दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। आई बात समझ? इसलिए अगर हम पहाड़ पे चले जाएं, हम पहाड़ पे चले जाएं तो ऊपर जाने पर गैसों की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसलिए ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो। अब अगर हम पानी में चले जाएं, ध्यान से सुनो, ये मान लो पानी, यहां समुद्र है और ये वायुमंडल है। अब हम मान लो पानी में चले जाएं, ऐसा पनडुब्बी में घूम रहे हैं, ऐसी घूमती है ना पनडुब्बी। हाँ, मान लो हम पनडुब्बी में घूम रहे हैं और हम इतनी गहराई में हैं, h गहराई में है। तो अब हमारे ऊपर इतना पानी है और इतनी हवा, तो हमारे ऊपर हवा का भी दाब लगेगा और पानी का भी दाब लगेगा।
हवा भारी होता है कि पानी? यानी अगर गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, गहराई में जाएंगे तो दाब, और जितनी ज्यादा गहराई में होते जाएंगे वायुमंडलीय दाब उतना ज्यादा, क्योंकि वहां दाब कौन लगा रहा है? आपके ऊपर जो पानी है वो आपको नीचे दबा रहा है। तो हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि सर हम पानी में कोई ऐसा गुब्बारा डाल दें तो पानी तो उसको ऊपर ढकेलेगा, लेकिन एक सीमा तक। एक समय के बाद अगर वो गुब्बारे को नीचे ले गए तो पानी उसको कहाँ ढकेलेगा? क्योंकि तब पानी का भार बायंसी के भार से, यानी बायंसी के प्रभाव से ज्यादा होगा। तो इसलिए गहराई में अगर हम नीचे जाएंगे तो हम पे दाब बढ़ जाएगा। आई बात समझ? ज्यादा नीचे मत जाओ, तुम केवल 500 मीटर नीचे चले जाओ। कितना नीचे? पानी में। ऐसा सुरंग बना के नहीं जाना है, सुरंग में तो हवा है, सुरंग में तो आप 5 किलोमीटर नीचे चले जाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पानी में जाओगे नीचे तो पानी की जो दाब लगेगा, इसलिए ज्यादा गहराई पर जाती है ना, तो जो पनडुब्बी वगैरह होती है वो अंदर की तरफ इम्प्लोड कर जाती है। क्या कर जाती है? इम्प्लोड। जैसे अंडा है, अंडे को ऐसे दबा दो तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा ना, उसे बोलते हैं इम्प्लोड होना। गुब्बारे में अगर हम पिन चुभे तो वो बाहर फूटेगा, उसे बोलते हैं एक्सप्लोड होना। ऐसे ये पनडुब्बी क्या हो जाएगी? इम्प्लोड। और ज्यादा गहराई में गई तो फिर वापस नहीं आ पाएगी। आएगा सुन? तो जितना गहराई में पानी ऊपर जितना ज्यादा होगा, अगर हमने बोला केवल 500 मीटर नीचे चले जाओ, तो जमीन की तुलना में, ध्यान से सुनना, 500 मीटर नीचे जाने पर जमीन की तुलना में जो वायुमंडलीय दाब है वो 100 गुना बढ़ जाता है। लगभग कितना बढ़ जाता है? 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जो है हवा की तुलना में बहुत ज्यादा भारी होता है। तो वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया। अब वायुमंडल में जो हवा है उसमें क्या क्या उपस्थित है? तो वायुमंडलीय दाब होता कितना बेटा? अगर हम सतह की बात करें तो 760 mm ऑफ Hg, यही होता है, 760 mm ऑफ Hg। हवा में गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और इनर्ट गैसेस। तो ये जो आया है दाब, वायुमंडलीय दाब, ये इन सारी गैसेस का मिलाकर बनाया हुआ दाब, यानी इनके मिश्रण से बना हुआ वायुमंडलीय दाब है। ठीक है। अब मान लो तुम 4 दोस्त हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम 4 दोस्त हो, तुमको एक कोई किताब खरीदनी है, किताब महंगी है, कितने की? 760 रुपए की। और तुम चारों, ऐसा है कि यार अपन मिलजुल कर पैसे लगा लेते हैं और किताब खरीद लेते हैं, क्योंकि चारों के पास, किसी एक के पास उतना पैसा नहीं है कि हम ले पाए, और चारों बराबर भी नहीं लगाएंगे भाई, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा। जीवन ऐसे ही होता है। तो जिसके पास ज्यादा, जिसने लगाया, किसी ने कम लगाया, लेकिन सबने मिलाकर कितने रुपए इकट्ठा कर लिए? 760, और किताब ले आए। तो अब तुम चारों में जब बराबर नहीं लगाया तो तुम्हारा अकेले का जो योगदान होगा वो क्या कहलाएगा? आंशिक योगदान। क्या कहलाएगा? आंशिक योगदान। वैसे ही इसमें नाइट्रोजन का जो योगदान होगा वो कहलाएगा आंशिक दाब। किसका? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का जो योगदान होगा वो कहलाएगा ऑक्सीजन का आंशिक दाब। CO2 का जो योगदान होगा वो कहलाएगा CO2 का आंशिक दाब। आगे बस समझ, आंशिक दाब का मतलब समझ में आया? बैठो। और कोई जिसको आंशिक दाब नहीं मालूम हो भाई, केमिस्ट्री में तो तुम लोग खूब पढ़ोगे, पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे, पार्शियल प्रेशर पे घूम रहा होगा, है ना। तो यहां पर जब हम बात करेंगे बच्चों, तो 596 mm ऑफ Hg, 596 mm ऑफ Hg किसका मिलेगा? PN2 का। PN2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। PN2 पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लगभग 159 mm ऑफ Hg मिलेगा। किसका? ऑक्सीजन का। PO2। ठीक है, 0.0
mm ऑफ Hg मिलेगा किसका, PCO2 का, और बाकी जो मिलेगा रेस्ट वो किसका मिलेगा, इनर्ट गैसेस का। बाकी जो मिलेगा किसका मिलेगा, इनर्ट गैसेस का। तो ये जो मिश्रण है ये उन गैसों के मिश्रण से बना हुआ वायुमंडलीय दाब है, और गैसों का अकेले का जो दाब होगा वो कहलाएगा उन गैसों का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जैसे मान लो 4 दोस्तों ने मिलकर या 4 लोगों ने मिलकर किसी का मर्डर कर दिया। कोई डंडे से मारा, किसी ने गोली मार दी, किसी ने कुल्हाड़ी मार दी। तो जब कोर्ट के पास ये केस जाता है तो कोर्ट ये पूछता है कि इसने कितने डंडे मारे। भाई मृत्यु उसकी हुई, लेकिन कोर्ट ये पूछता है कि इसमें किसका कितना आंशिक योगदान था, और उसको उसी आंशिक योगदान के अनुसार सजा होती है। ऐसा नहीं कि वो मर गया तो जिसने डंडा मारा उसको भी उतनी सजा होगी जिसने गोली मारी, उसको डंडे इतनी सजा होगी। आई बात समझ में? तो क्या होगा, कहीं लड़ाई होगी तो गोली लेके जाओगे कि डंडा? समझ में आई बात? तो अगर मतलब जिसका जितना क्राइम है उसको उतनी ही सजा होती है, ऐसे ही जिसका जितना योगदान है वो उसका क्या होता है, आंशिक दाब। अच्छा, कई चीजें और ऐसी देखी जाती हैं। जैसे मान लो एक घटना हुई थी, हमारी पूर्व जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, तो उनके शरीर में 31 गोलियां लगी थी। कितनी? तो सरकार जो है ना, जो लोग जांच कर रहे थे उनको सिद्ध करना पड़ा कि जो 31 गोलियां लगी थी वो कहां से शरीर में घुसी थी और कहां को निकली थी, और उन 31 में क्या सबकी वजह से उनकी मृत्यु हुई? नहीं, ये भी सिद्ध करना पड़ता है कि कौन सी ऐसी गोली लगी थी जिसकी वजह से जो इनकी मृत्यु का कारण बना। तो वो उनका आंशिक योगदान होता है। क्या होता है? आंशिक योगदान। तो यहाँ पर गैसों का आंशिक योगदान है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। आई बात समझ में? लिखो, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण से, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण से, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण से वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। उसमें अलग अलग गैसों का आंशिक योगदान होता है। उसमें अलग अलग गैसों का आंशिक योगदान होता है, और इस योगदान को, अलग अलग गैसों का आंशिक योगदान होता है और इस योगदान को आंशिक दाब कहते हैं, और इस योगदान को आंशिक दाब कहते हैं। इस योगदान को आंशिक दाब कहते हैं। अगला पॉइंट, वायुमंडलीय दाब 760 mm ऑफ Hg। वायुमंडलीय दाब 760 mm ऑफ Hg। वायुमंडलीय दाब 760 mm ऑफ Hg पाया जाता है, जिसमें Pn2 बराबर 596 Pn2 यानी नाइट्रोजन का आंशिक दाब। Pn2 बराबर 596 mm ऑफ Hg। PO2 बराबर 159। PO2 बराबर 159 mm ऑफ Hg। PCO2 बराबर 0.3 mm ऑफ Hg। PCO2 बराबर 0.3 mm ऑफ Hg। और अगला पॉइंट, शेष आंशिक दाब इनर्ट गैसेस का होता है। शेष आंशिक दाब इनर्ट गैसेस का होता है।
अब याद रखना, गैसों का वेग हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ पाया जाता है। तो लिखो, गैसों का वेग हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ पाया जाता है। अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ पाया जाता है। कम आंशिक दाब की तरफ पाया जाता है। ठीक है। अब हमारे शरीर में आंशिक दाब को लेकर क्या परिवर्तन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है। हाँ, लिखवा देंगे। चलो।